नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ पुरोहित और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस मुद्दे पर जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला अपना ही पलट लिया है। दरअसल 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने एक फैसला दिया था कि जो भी बिल पारित होता है उसको राज्यपाल को 3 महीने के अंदर उस पर फैसला लेना होगा। या तो उस बिल को रिजेक्ट करें या उसको पास करें या फिर उसे राष्ट्रपति के लिए फिर से भेजें ताकि उस पर वापस मंथन हो सके। लेकिन इस पर राष्ट्रपति ने एक आपत्ति के तौर पर 14 सवाल उन्होंने दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कुछ सवाल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूछे थे और जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर से फैसला आया। दरअसल उन्होंने अपना ही पुराना फैसला पलट लिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास वो ताकत नहीं है कि वो राष्ट्रपति या फिर गवर्नर के लिए समय सीमा तय कर सकें। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस सेगमेंट में। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी शिवेंद्र गौड़ और साथ ही एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे पास है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ध्रुव कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर, पहले तो आसान भाषा में समझाइए ताकि हमारे दर्शकों को कोर्ट की वो टेक्निकलिटी समझ में आ सके कि हुआ क्या था 8 अप्रैल के दिन। देखिए, 8 अप्रैल के दिन ये हुई थी कि DB बेंच जो थी, 2 बेंच, तो उसमें ये कोर्ट ने आदेश दिया कि बिकॉज सुप्रीम कोर्ट की एक आर्टिकल है 142, तो 142 के तहत जो है आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट हैव इमेंस पावर, यू नो, immense, I mean, Supreme Court decide on any issue and can go at any length to deal with the law and the existing problem of the country, you know. So उस आर्टिकल को यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऑनरेबल पारदीवाला एंड जस्टिस ऑनरेबल महादेवन ने कहा था कि बिकॉज देवर तमिलनाडु के तरफ से बार बार ये प्रेशर आ रहा था कि लॉन्ग पेंडिंग बिल्स जो है, जिस पर कई स्टेट्स के थे और जो केंद्र सरकार में जो अपोजिशन की जो सरकार बैठी हुई है वो उसको डिसाइड नहीं कर रही है, तो उस पर ऑनरेबल पारदीवाला ने डायरेक्शन दिया था। दे हैव लिमिटेड द टाइम ऑफ द 3 months कि दैट द ऑनरेबल Governor and Honorable President of India have to decide the bill within the time limit of 3 months. जी। तो उसमें ऑनरेबल जो हिज हाइनेस जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके तरफ से 14 सवाल जो है खड़े किए गए थे और उनको सुप्रीम कोर्ट को रिमाइंड किया गया था कि मेरे जो 14 सवाल खड़े हैं उस 14 सवाल को आप जवाब दीजिए कि किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट हैज द बेस्ट पावर, और अगर इस तरह से जो है एग्जीक्यूटिव के पावर में, अगर हर बात में गवर्नर के पावर में, राष्ट्रपति के पावर में अगर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देने लगे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। अलग अलग जो देश के संचालन के लिए जो अंग बने हैं, यू नो, जी, तो फिर ये 5 बेंच में एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का गठन किया गया जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया VR गवई जी हैं, उसमें जस्टिस सूर्यकांत जी हैं, जस्टिस विक्रमनाथ जी हैं, जस्टिस PS नरसिंहा जी हैं, प्लस जस्टिस चंद्रचूड़कर जी हैं। अब इसमें ये 10 डेज सर शिवेंद्र, यहाँ पर सर एक सवाल मैं थोड़ा सा आपसे करना चाह रहा हूँ। समझ गया 5 जजों की जो बेंच है उसने निर्णय दे दिया। ये निर्णय अब जो दिया है तो हमारे लोगों की समझ में एक साधारण भाषा में ये आता है कि जो पहले जो निर्णय दिया था उसमें राज्यपाल के ऊपर एक पाबंदी थी जिसमें उनको उस बिल को डिसाइड करना था, और तरीका ये था कि अगर वो बिल डिसाइड नहीं करते हैं या डिसाइड कर देते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं और विधानसभा में फिर से पास होकर के आता है तो दोबारा वो उसे रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। ये चीज रहती थी और मुझे लगता है शायद इसी वजह से वो लंबित रहता था। और यहाँ पर ये बात समझ में आती थी, उस समय कहा गया था इसको देने से पहले
कि क्या राज्यपाल सुपर सीएम हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो संघीय ढांचा है, उसमें केंद्र सरकार मुझे आज का जो निर्णय है उससे बेहद पावरफुल होते दिखाई दे रही, क्योंकि राज्यपाल ज्यादातर, मैं राजनीतिक बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल जो सिनेरियो उसकी बात कर रहा हूँ, निर्णय तो वहां पे हो गया। तो इस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? क्या केंद्र सरकार के पास अब एक जबरदस्त टूल आ गया है? राज्य सरकार अब अपनी कई बिल ऐसे होंगे जिन्हें वो चाहते हुए नहीं पास कर पाएंगी और राज्यपाल अब सुपर सीएम हो जाएगा? नहीं, इसमें ये जो डायरेक्शन जो दिया गया है, टाइम लिमिट को जो मतलब टाइम लाइन, जो एक फ्रेमवर्क था पहले 3 महीने का, जी दैट हैज बीन डिनाइड नाउ। उसको बट साइमल्टेनियसली वो जो टाइम लाइन का फिक्सेशन था उसको कैंसिल करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आई मीन द बेंच ने ये भी कहा है कि the governor cannot sit on the any bill, for a long or inordinate delay अगर हो रहा है किसी बिल में, तो अब उनको, बिकॉज ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से गवर्नमेंट चलती है और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, उनको डीम्ड एसेंट के तहत बिलीव करना होगा, लेकिन behave करना सर होगा। लेकिन इस पर जिम्मेदारी तो संबंधित सरकार होगी, खास तौर से वो सरकारें जो केंद्र के जिस जिस संगठन यानी कि जिस गठबंधन की सरकार केंद्र में है, और अगर उसकी सरकार प्रदेशों में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल के सामने ये जो बात है, ये सिद्ध करने की जिम्मेदारी सरकार की हो जाएगी कि ये अनड्यू डिले है। और ये फिर बड़ा ही राजनीतिक खींचतान का एक नया अध्याय मुझे लगता है शुरू होने जा रहा है। हालांकि ये पहले भी नहीं, होता रहा है, देखिए, ये 8 अप्रैल के निर्णय राइट, से पहले भी यही स्थिति थी, लेकिन एक बार हाँ, उस निर्णय से लगता था कि शायद राज्य सरकारें कुछ अपना निर्णय, अपने जो बिल हैं वो पास कर पाएंगी, उनको लंबित नहीं रखा जा सकेगा, लेकिन अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं सरकारों पर आ जाती है। नहीं, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन ये जो फिर से जो डायरेक्शन अंडर आर्टिकल 143 का जो गया है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का कहना है कि जो आर्टिकल 200 एंड आर्टिकल 201 के जी तहत जो बिल का फिक्सेशन टाइम था, 3 मंथ्स का, उसको कैंसिल करते हुए उन्होंने कहा है कि यू हैव टू क्रिएट ए डायलॉग विद द जी स्टेट्स। कंटिन्यूअस डायलॉग में आपको आना होगा। ऐसा नहीं कि हम इनऑर्डिनेट डिले के नाम पर कि हम आई डोंट लाइक द बिल और आई कैन नॉट डिसाइड द बिल, यू कैन नॉट सिट like an iron. You'll have to iron out all the kind of problems is happening, or cooperative और नॉन कोऑपरेटिव सिचुएशन जो भी दोनों स्टेट्स और सेंटर के बीच आ रहा है, तो उसको आपको फिश आउट करना होगा। जी इसीलिए उन्होंने कहा कि 3 महीने का हम आपको टाइमलाइन लिमिट नहीं करते हैं, लेकिन अगर इनऑर्डिनेट डिले हो रहा है तो गवर्नर को उसको कोऑपरेटिव बात करनी होगी और इसको डिसीजन लेना होगा, मतलब प्रयास को जी नहीं छोड़ना होगा। उन्होंने इसमें ये इसमें कहा। सर इसमें दो चीजें और सामने आई है कि सुप्रीम हाँ, कोर्ट ने जो कहा है कि हमने जो टाइमलाइन तय की थी 3 महीने की, उसको हम हटा हाँ, दे रहे हैं, लेकिन कभी ऐसी स्थिति बनती है कि हाँ, ऐसा लगे कि गवर्नर हाँ, जानबूझकर बिल को लटका रहे हैं, उसको पास नहीं कर रहे हैं, ना उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ना ही उसको राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज रहे हैं, तो उसमें सुप्रीम हाँ, कोर्ट अभी भी दखल देने की स्थिति में रहेगा। ये बात किस हद हाँ, तक वही ठीक है वही वो और डीम कैसे राज्य सरकार के सपोर्ट में आती है? नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ ना, डीम्ड एसेट उन्होंने शब्द यूज किया है, डीम्ड एसेट। तो डीम्ड एसेट का मतलब ये होता है कि अगर आप लंबे अवधि तक बिल पर मतलब कच्छप नाग की तरह डिप मार कर बैठ गए हैं, जी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो वो समझा जाएगा कि आप जो है जानबूझकर इनऑर्डिनेट डिले कर रहे हैं। तो जो अपोजिट पार्टी जो है, द स्टेट कैन कम टू अप्रोच टू द ऑनरेबल कोर्ट, और ऑनरेबल कोर्ट को इंटरवीन करना होगा और उस पर फिर से डायरेक्शन दे सकती है कोर्ट सर उस इसमें इशू पर, उस सिचुएशन जी पर। इसमें एक चीज और कही गई है कि आर्टिकल 361 यानी कि आर्टिकल 361 जो है, गवर्नर की जो भी कार्रवाई है उसको सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा से पूरी तरह बाहर रखता है। अब ऐसे में
ये एक तरह की क्लैश की स्थिति बन रही है राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि यदि गवर्नर की कार्रवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे से पूरी तरह बाहर होगी और सुप्रीम कोर्ट उस मामले में दखल देने की भी स्थिति में नहीं रहेगा, तो जहां पर केंद्र से अलग वाली सरकारें हैं वहां पर इस तरह की स्थिति वापस से बनेगी, वापस से इस तरह के फैसले होंगे, वापस से सुप्रीम कोर्ट दखल दे पाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि लेकिन मुझे लगता है कि ये वाकई की जो स्थिति हो गई है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट खुद जो है नॉट इन ए स्टेबल मूड टू डिसाइड ओवर इट, यू नो। तो मुझे लगता है कि फाइनली जो है फिर से जो है आर्टिकल 142 और आर्टिकल 143 के तहत जो है ये इशू जो है लार्जर बेंच के लिए फिर से जा सकता है, बिकॉज अभी तो 5 बेंच पर है, 7 बेंच के लिए जा सकता है। बिकॉज सो बिकॉज कई ऐसे स्टेट में मामले हैं, जैसे तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, वेस्ट बंगाल की बात है, जो इस तरह के बिल्स को वो अपनी असेंबलीज के द्वारा पेश कर रहे हैं जो केंद्र सरकार के सूटेबल नहीं है। हाँ, तो सर एक एक सवाल तो सर इसमें जोड़ना चाहूंगा। आपने कहा केंद्र सरकार के सुटेबल नहीं, इसी में मेरी बात आती है कि ये अब निर्णय जो हुआ है और पिछला निर्णय क्या खतरनाक था उस दिशा में, जैसे कि जब सीएए का बिल एक्ट बना या बिल आया तो वहां पर पश्चिम बंगाल सरकार ने या दूसरी सरकारों में जो केंद्र सरकार से सहमत नहीं थी उन्होंने अपने यहाँ से एक बिल पास किया कि हम इसे एक्ट को लागू नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में क्या पिछले बिल में वो पास कर सकते थे या केंद्र सरकार के द्वारा जो पास बिल है, लोकसभा में जो पास बिल हैं, उन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता अगर 8 अप्रैल का निर्णय रहता तब भी? नहीं, फिर से बोलिए, क्या बोले मान पिछली बिल के लीजिए बारे में? कि लोकसभा के हाँ, जरिए एक बिल पास होता है और वो एक्ट बन जाता है, ठीक है ना, ओके, और कोई हाँ, सरकार, प्रदेश सरकार जो कि केंद्र सरकार के उस बिल पास का विरोध करती है, जैसे सीएए का बिल की बात कर रहा हूं या वक्फ बोर्ड की राइट, बात, हाँ, वक्फ एक्ट की बात करता हूं, राइट, 2025 राइट, नया हाँ, अमेंडमेंट एक्ट है, और इस पर हाँ, हाँ, जैसे पश्चिम बंगाल में वो कहते हैं कि हम नहीं पास करेंगे, या कोई और दूसरी कर्नाटक कहता है, और वो लग जाते हैं अपना जो वोट बैंक का सामान्य सा आप समझते हैं कि एक उसमें लग एसआईआर की जाते हैं। बात कर रहे हैं आप? एसआईआर पर भी हो सकता है और ये कोई भी कोई भी एक्ट XYZ होता। बिल मैं या एक्ट ले लीजिए। मैं बफ बोर्ड का जो राइट, मैं बफ अमेंडमेंट बिल जो है वो राइट, राइट, 2025 उसकी ओके, बात कर रहा हूं, और सीए एक्ट की हाँ, बात कर रहा हूं जो 2020 राइट, में। हाँ, तो हाँ, उस पर वो सरकारें ये कह सकती हैं, उन्हें लगता है कि ये हमारे, अगर हम इसका विरोध नहीं करेंगे तो हमारा, उनका एक खास वोट बैंक उन्हें लगता है वो खिसक जाएगा, और वो उसके बस में वहां पर सब मिलकर के वहां पर एक बिल पास करते हैं जो ये कहता है कि भाई इसको हम लागू नहीं होने देंगे, सीए को, पश्चिम बंगाल में। तो क्या उस तरह के बिल जो लोकसभा से पास हैं उस पर 8 अप्रैल वाले निर्णय का फर्क पड़ता, या अब वाला जो निर्णय है वो उसके लिए केंद्र को ज्यादा पावर दे रहा है? देखिए, अभी जो निर्णय आया है वो 100% केंद्र के फेवर में है, और जो 8 अप्रैल वाला जो ऑर्डर था वो एक्सक्लूसिवली जो था वो बिल मतलब प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति के टाइम लिमिटेशन की ही बात कर रहा था। उसको ये डायरेक्शन नहीं था कि आप वेदर यू एक्सेप्ट इट और डिनाई इट, ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं था, वो सिर्फ टाइम बाउंड था। लेकिन अब वो टाइम बाउंड को भी खत्म कर दिया गया है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द मेरिट ऑफ द बिल, हाँ, स्टिल इट इज ओपन कि गवर्नर या प्रेसिडेंट जो है स्टेट के द्वारा पारित बिल को खारिज कर सकती है या एक्सेप्ट कर सकती है, यू नो। पर इट कैन सर गो एक फॉर द सवाल, बिल और हाँ, एक सवाल मेरा ये है कि अगर स्थिति पहले जैसी ही है तो फिर तो कई सारे स्टेट्स में ये वापस से इस तरह की स्थिति बनेगी जब विधानसभा किसी बिल को पास करेगी और गवर्नर ऑफिस से उसको लटका दिया जाएगा। नहीं, आपका यहाँ पर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिकॉज अभी जो डोलड्रम स्थिति है, बिल्कुल सिनेरियो क्लियर नहीं है, बिकॉज अब टाइम लाइन को भी खत्म कर दिया गया जी। है, बिकॉज और आने वाले समय में एक और चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, फिर इसका समाधान क्या है? समाधान तो मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट बेंच अगर गठित हो जी 7 बेंच जजेज का, तो उसमें वोटिंग के तहत जो है एक क्लियर गाइडलाइंस चाहिए। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि
कई आर्टिकल ऐसे हैं, जैसे आर्टिकल 351 की जो बात है, गवर्नर्स का प्रोटेक्शन की जो बात है, प्रेसिडेंट्स को प्रोटेक्शन है कि सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डायरेक्ट ऑन सच एन इश्यूज, यू नो। तो ऐसे इश्यूज में तो है कि मुझे लगता है कि जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में एक सिर्फ एक ही बात संभव है कि डायलॉग के से ही ये काम आपस में कोऑपरेटिव वे में काम हो सकता है। कोर्ट को इसमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए, बिकॉज कोर्ट हैज नॉट द एब्सोल्यूट पावर टू गिव डायरेक्शन ऑन सच इश्यूज। बिकॉज कई ऐसे जैसे आप धर्म परिवर्तन का कहीं पर मामला आ गया, कहीं जी। पर कोर्ट का मामला आ रहा है, कहीं पर एनआरसी का मामला है, सीए का मामला है, तो कोर्ट एसआईआर का कोर्ट मामला उसमें है। सीधा दखल सीधा कोई फैसला नहीं दे सकता, सीधा नहीं जैसे मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ, एक डायरेक्शन अभी नहीं दे सकता राष्ट्रपति को। नहीं दे सकता। देखिए, लेकिन सर एसआईआर जो के जो मामला में जी सर जी। एसआईआर के मामला में आर्टिकल 324 है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ये जब आया, तो वहां पर इलेक्शन कमीशन ने संविधान की धारा 300 अनुच्छेद 324 उसने रेफर कर दिया कि हमें एनी टाइम बिफोर इलेक्शन कैन गो फॉर एसआईआर, यू नो, स्पेशल इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन के लिए हम जा सकते हैं उसमें संविधान के ही। और ये नाइन्थ इन्वेस्टिगेशन है, आई मीन जी एसआईआर हो रहा है। इसीलिए अब बंगाल, वेस्ट बंगाल भी सरकार भी आ रही है, जैसे बिहार सरकार पहले आई थी, तो इस पर कोई रिलीफ नहीं मिल सकता, बिकॉज एसआईआर शुद्धिकरण की बात कर रहा है कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो। लेकिन यहाँ पर जो है बात हो रही है कि हमारी बिल को पर सुनवाई होनी चाहिए। तो सुनवाई तभी होगी, मुझे लगता है, कि जब आप केंद्र सरकार के आई मीन द केंद्र सरकार की सहमति पालें। कुल मिलाकर सर या ये आई चीज मीन इसमें मेरी समझ में आता है, मैं गलत हूं तो मुझे सही कीजिएगा। बहुत जरूरी है, मेरे दिमाग में आपकी बातों से और सारी परिस्थितियों को देख के बात आई, क्योंकि हर बार कोई के जो प्रदेश सरकार है वो बहुत से ऐसे बिल पास करेगी जो जनहित में होंगे। ये भी मानता हूं कि ठीक है। बहुत से बिल राजनीति से प्रेरित होंगे और केंद्र सरकार के जो एक्ट है या केंद्र सरकार में जो लोकसभा से जो पारित बिल है उनका विरोध करने के लिए भी कर सकती है। लेकिन सवाल ये, राजनीतिक प्रतिद्वंदता जो है अगर वो इसमें आएगी तो ठीक है, वो बिल जो केंद्र सरकार के द्वारा पास हुए हैं उनका विरोध कामयाब ना हो, ये तो चलो सहमत वाली बात है। लेकिन अगर राजनीतिक प्रतिद्वंदता के चलते जनहित के बिलों पर भी लिंगर ऑन किया जाए राज्यपाल की तरफ से, तब ये कुल मिला के जनहित तो लंबे समय तक चला रह सकता है। नहीं, देखिए, अब जनहित का दृष्टिकोण क्या है, मिशन क्या है, विजन क्या नहीं, है, बहुत से मिशन है, जैसे इसको मान लीजिए कोई, अब मान लीजिए सरकारें हैं, कई बार हमने देखा यही बात हमने करी थी, आधार की बात थी, या उसके बाद हमने हाँ, जीएसटी की बात की। जीएसटी हाँ, जब कोई एक सरकार लगाना चाहती है, आधार की बात करती है तो उसका एक सरकार विरोध करती है, लेकिन जब वो खुद पावर में आ जाती है तो उसी पे आगे जाती है, फिर जो सरकार पहले इसको लेकर के आई थी वो विरोध करने लगती है। ये राजनीतिक स्वतंत्रता ही तो है, ये दोहरे मापदंड तो वो ही है है। राजनीति देखिए, में, और लेकिन देखिए, इसका आपको सर खामियाजा एक सर जनता भुगतेगी सर प्रदेश में। एक बात समझनी होगी। एक मिनट में बता दो। एक बात आपको समझनी होगी कि सरकार की भी जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, यू नो, वो ग्लोबल गवर्नेंस से जुड़ी होती है, यू नो। और उसमें क्या होता है कि जब आप जैसे कई इशू पर, जहाँ तेल का इशू कई बार होता है, पेट्रोलियम इशू होता है, या आपको इंडेक्स ऑफ द ये ग्राफ चीजों का उठना गिरना होता है, और इंडेक्स जो इसके टैक्सेशन की आप बात कर बाजार रहे में, हैं शायद। जी जी, वो जी उन तमाम चीजों से जो है, फिर जो मिलिट्री लॉ होता है, फिर जियो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, फॉरेन पॉलिसीज के कई इश्यूज होते हैं। तो वो जो आज हमारे लिए बेहतर कोई लॉ है, कल हो सकता है कि वो देश को न्यू फ्रेमवर्क में, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में सुटेबल नहीं हो, यू नो। तो ऐसे इश्यूज पर सरकार जो है अपनी स्टैंडिंग को बदलती है।
तो हमें लगता है कि आपको ये नहीं कहना चाहिए कि जो पिछली सरकार जब ऑपोजिशन में थी, जब वो खुद जो लॉ आई मीन दे केम इनटू द पावर इनटू द सेंटर, देन दे देमसेल्फ डिनाइड ऑन इट, यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस, बिकॉज उसमें अब हो सकता है कि ग्लोबल सिनेरियो बदल गया हो, परिप्रेक्ष्य बदल गया हो, इश्यूज बदल गए हो ग्लोबल, जी। तो फर्क सो पड़ सकता है। जी, आपका कोई सवाल था? दैट्स अ पॉलिटिकल डिफरेंस सर, लेकिन ये आगे जैसा कि आपने बताया कि इस तरह की स्थिति वापस से देखने को मिलेगी जब एक बड़ी बेंच का गठन होगा, करेक्ट मी इफ आई एम जी, रॉन्ग, और ये वापस से केंद्र और राज्य के बीच इस तरह के डिफरेंस आते रहेंगे ड्यू टू द पॉलिटिक्स। एम आई राइट सर? राइट। और इसका सिर्फ अभी जो मौजूदा वक्त है उसमें एक ही समाधान है कि ये मुद्दा दोबारा से चैलेंज हो, फिर एक बड़ी सरकार तैनात हो, बड़ी बेंच एक तैनात हो, और सरकार केंद्र की और राज्य की और राष्ट्रपति तीनों के बीच में इस बात को लेकर किसी तरह की सहमति बने। और मुझे जो आवश्यकता लग रही है वो यहाँ पर एक और बिल की लग रही है कि यहाँ पर एक ऐसा बिल होना चाहिए कि राज्यपाल या राष्ट्रपति इस बिल को कब तक लटका सकते हैं, कब तक उसका एनालिसिस मतलब एक निर्णय होता निर्देश रहेगा। कोर्ट का। सो बेसिकली एक बिल को पारित करने के लिए इस वक्त या तो एक बड़ी बेंच की जरूरत है या एक और बिल की। नहीं, एक मिनट, इस पर मैं थोड़ा सा, ये देखिए, सबसे बड़ी बात है नेशनल इंटरेस्ट की बात है। आप देख लीजिए, अगर आप देश में अभी वर्तमान देखें कि राहुल गांधी एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन जितने भी बयान देते हैं या जितना भी काम करते हैं, कभी कहते हैं देश में आग लगा देंगे तो जेएनजी करवा देंगे, तो दिस दैट, मतलब ही टॉक्स लाइक नॉट एट ए सेंसिबल एलओपी। पॉलिटिशियन। और या आई मीन एलओपी पॉलिटिशियन तो है ही, एलओपी की मैं बात कर रहा हूँ कि एक जो मतलब कारगर और देश हित में बात करने वाला, देश को राह दिखाने वाला, बेहतरी की बात करे, वो विदेश में भी जाते हैं तो देश के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ बात कहते हैं कि भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं करो, खतरे में है, ये है, वो है, आई मीन। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि जो पूरा जो सिचुएशन जो राज्यपाल और प्रेसिडेंट और जो डिफरेंट जो अपोजिशन में स्टेट्स हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो बट नेचुरल है। कारण क्या है कि मोदी जी जो है अपने देश को एक दूसरे रीजन और विजन और उनका जो एक पर्सपेक्टिव है कि 1940 ये 47। 2047 तक हम देश, जी 47 तक जो है हम देश को जो है ग्लोबल नंबर 1 पर हम लेने जाना चाहते हैं। तो और ऑन द अदर हैंड राहुल गांधी ठीक उसकी उल्टी बात करते हैं कि हम उनके जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट है वो कहते हैं हम गजवाए हिंद बनाने जा रहे हैं दैट्स अ वेरी पॉलिटिकल 1940। थिंग आई थिंक। या तो तो ऐसी परिस्थिति में जो है राज्य की जो उनके जो अपोजिशन के द्वारा लेड जो राज्य है, इंडी अलायंस का जो एक कनवा है या उनका जो अलायंस है, वो सीध ठीक उल्टा बिल पास करना चाहता है, जैसे कन्वर्जन पर बिल को पास करना चाहता है। दे सर शुड बी गिवन। मैं जब ये सुप्रीम कोर्ट का पहली बार इस मामले में जब फैसला आया था तो उस वक्त केरल, तमिलनाडु, हाँ, कर्नाटका, हाँ, तेलंगाना, इन हाँ, चार के अलावा एक पांचवें राज्य की सरकार आंध्र प्रदेश की जो वर्तमान में एनडीए का हिस्सा है, उन्होंने उस समय कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टाइमलाइन डिसाइड की है वो सही है। अभी तक इस मामले पर जब से सुबह से फैसला आया है या फैसला पलटा गया है, तब से आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का इस पर कोई टेक नहीं आया है और बाकी चार के भी क्लियर नहीं है। लेकिन आई एम श्योर कि उनका आएगा भी, तो ये आएगा कि टाइमलाइन होनी चाहिए। तो ये जैसा कि आपने बताया उससे हम इसी नतीजे पर, इसी कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं कि ये वापस फ्यूचर में चैलेंज किया जाएगा। चैलेंज 100% होगा। कारण क्या कि विपक्षी जो है इस फैसले से खुश नहीं है, तो वो 7th बेंच में जा सकता है या 10 बेंच पर जा सकता है, जजों के जज बेंच, और उस पर कुल फैसला मिलाकर आ अभी सकता है। इसमें राजनीतिक खींचतान का जो प्रभाव है वो कोर्ट में भी हमें सिलसिला देखने को जारी मिलेगा, रहेगा। जारी रहेगा। और उम्मीद हम करेंगे कि जो लार्जर बेंच की जो बात कर रहे हैं वो एक कुछ ऐसा साफ समाधान निकाले कि जहां पर जो प्रदेश सरकारों का हित, जनहित के बारे में है, वो भी तरीके से उनको पावर रहे,
कुछ ऐसा ऐसे जैसे आपने बताया कि वो ठंडे बस्ते में नहीं डाल सकते, नहीं, उसके भी कुछ देखिए, पैमाने तय हों कि क्या है। देखिए, इनफैक्ट नेशनल इंटरेस्ट जो सर्वप्रथम है भारत को जो है, but sir आप when it comes to politics the national interest is very secondary. नो और नो सर नो और नो नो दूसरी यू चीज कैन ये भी नॉट है पुट कि द जो टेल तरीका मी है। वन थिंग, टेल मी सर, टेल मी Sir, वन थिंग। this is I have नहीं witnessed नहीं many at many time कि या पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए नेशनल इंटरेस्ट सेकेंडरी होने लगते हैं। नहीं, इसीलिए तो यहाँ पर सारा प्रॉब्लम है कि देश ए प्रोवर्ब, खुद उनके जो है नेहरू जी ने एक बुक में लिखा है, उन्होंने उन्होंने उनकी बुक है, क्या नाम मुझे याद नहीं आ रहा है बुक का नाम, तो उन्होंने उसमें लिखा है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, समझे? तो अगर हम नेशनल इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, तो उन्हीं के जो मतलब लीनियंसी के जो नेहरू जी हैं, उन्होंने लिखा हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। तो जब भारत ही मरे तो कौन जिए? तो अगर हमारे कुछ स्टेट्स जैसे केरला है पूरे लेफ्टिस्ट मोड में चल रहे हैं, चाइना एंड के द्वारा गाइड हो रहे हैं, माओइस्ट के द्वारा गाइड हो रहे हैं, तमिलनाडु का वही हाल है, आप देख रहे हैं। वेस्ट बंगाल का क्या हाल है, आप किसी भी देश के लोगों से छुपा नहीं है कि कोई भी लॉ जो केंद्र सरकार द्वारा जनहित में पारित होता है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना देना चाह रहे हैं। तो ओवरऑल इनके जो भी एंटी नेशनल या केंद्र सरकार का जो मिशन और विजन है, उसके विरोध में कोई भी बिल आएगा, उसके एंटी में कोई भी बिल आएगा, जी इसी तरह डोलड्रम में फंसा रहेगा, यू नो, अनलेस until it gives a clear cut बिल्कुल vision and reason कि this bill is not going to destroy the spirit of the nations or a spirit of the national development or integration. जी सर, थैंक यू सर, जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी क्यूरोसिटी को दूर करने के लिए, इतनी टेक्निकलिटीज़ को आसान भाषा में बताने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू। नमस्कार। तो ये था हमारा सेगमेंट उस पलटे हुए फैसले के बारे में जो आज सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर और राष्ट्रपति के साथ पूर्व में दिया था एक फैसला, उसके बारे में आज ये फैसला फिर से पलटा गया है। आपकी इस फैसले के बारे में क्या राय है? क्या राज्यों के पास उतनी पावर होनी चाहिए कि उनका पास किया हुआ कोई भी बिल राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास लटका हुआ ना रहे? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो राष्ट्रपति को निर्देश दे सके? और क्या राष्ट्रपति को इतनी पावर होनी चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई बात कह रहा है तो उस पर आपत्ति जता सके? और आपकी एक चीज सिद्धार्थ इसमें बस जोड़ना चाहूंगा, आपने बाकी बात कह दी। और इतनी पावर भी होनी चाहिए राष्ट्रपति या कहीं के पास कि अगर नेशनल इंटरेस्ट को छोड़ के राज्य सरकारें कुछ ऐसा करती हैं, ऐसा बिल पास करती हैं, तो उसका क्या हो वो भी क्लियर होना चाहिए। वो भी क्लियर होना चाहिए। तो आपकी इन चारों सवालों के मामले में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.